हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। अगर आप सच में एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2025 में सिलेक्शन चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस इसमें अगस्त और जून के भी कुछ आपको टॉप 200 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के एमसीक्यूज बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से यहाँ पे हमने पूरा वीडियो लाया है। तो दोस्तों, मेरा फोकस हमेशा से रहता है कि एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, मैं आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ के ऐसे उदाहरण, जैसे कि समझ लीजिए कि यहाँ पे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टोडियन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लाया है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन डायरेक्शन 2025 आया है। तो भाई हमारी लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है और ये बैंकिंग पूरी इंडस्ट्री के ऊपर क्या उसका फर्क पड़ेगा। एसबीआई ने क्या टाइप किया है, क्या एमओयूज हुए हैं, क्या नई वेबसाइट लॉन्च हुई है। तो एग्जाम ओरिएंटेड वेल एक्सप्लेन्ड और इसकी जो पीडीएफ है लेक्चर की नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उससे जुड़ना मत भूलिए। पूरा आपका जो ये सेशन होगा ये आपका पार्ट 1 होगा, जिसमें हमने पहले वीडियो में टॉप 100 मतलब 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज पैटर्न से सॉल्व करे हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ। क्योंकि कोई भी ये ऐसा वन शॉट वीडियो मैं नहीं मानता कि पूरा दिमाग में आपने ग्रास्प कर लेता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये आपका सेशन है। इसके बाद अगर आपने ये सारे मॉक अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज जाइए और नीचे लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके उसे अटेंड जरूर करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हाँ, आप हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन होता है, उसे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है, पहला बैंकिंग अवेयरनेस का, उसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे पहला प्रश्न और टाइमर ये कॉर्नर में शुरू होगा, ठीक है? ऑटोमेटिक 15 सेकंड के बाद फिर से लगेगा। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, जोमेटो हैज कोलैबोरेटेड विथ which organization to launch the NPS platform worker model aimed at providing formal retirement benefits to its delivery partners। कहीं तो भी बात हो रही है कि एक प्लेटफॉर्म आया है वर्कर मॉडल्स नाम का। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोमेटो ने टाई अप किया है ये पूछा है, लेकिन किस चीज के लिए? एक फॉर्मल रिटायरमेंट बेनिफिट्स होना चाहिए डिलीवरी पार्टनर्स के साथ। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये न्यूज क्या है, क्यों चर्चा में है और बैंकिंग एग्जाम में इससे पूछने का मकसद क्यों ज्यादा बन जाता है। आंसर है एचडीएफसी पेंशन। जी हाँ, जोमेटो ने कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? एचडीएफसी पेंशन। ध्यान से सुनिए मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर है, ठीक है, ये काम कैसे करता है? जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर, ब्लिंकिट, अमेज़न डिलीवरी जो भी एक्सेट्रा लोग होते हैं। अब क्या होता है, हम प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स या गिग वर्कर्स कहते हैं इन लोगों को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स है, जो रोज़ काम तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई पेंशन या सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई पेंशन प्लस सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, तो उनको यहाँ पे अब रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा मिल सके, यानी जब वो बुजुर्ग हो जाए तब भी उनके पास पेंशन का पैसा हो। अब ज़ोमैटो और एचडीएफसी पेंशन ने क्या किया है? हाल ही में ज़ोमैटो ने एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलकर एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल अपनाया है। अब ज़ोमैटो अपने डिलीवरी पार्टनर्स यानी जो डिलीवरी बॉय है, ठीक है, उनको नेशनल पेंशन सिस्टम से जोड़ने की सुविधा देगा। मतलब डिलीवरी पार्टनर अगर चाहे तो हर महीने थोड़ा पैसा अपनी पेंशन के लिए जमा कर सकता है और ज़ोमैटो भी उसे योगदान कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है? क्या फायदा होगा? देखिए, वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद एक स्टेबल आमदनी मिलेगी, उनका पैसा खासकर सरकार के एनपीएस फंड में सुरक्षित रहेगा और उन्हें सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेंगी। और ये भारत में गिग इकोनॉमी को फॉर्मल और सुरक्षित आगे बढ़ाएगा, ठीक है? तो ये थी आपके लिए यहाँ पे छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही हम सारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करने वाले हैं। कौन बोलता है यार कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हार्ड होता है, स्टैटिक्स पढ़ना होता है, आपको आंकड़े पढ़ना होता है? आप इस लेक्चर को अटेंड तो ज़रूर कीजिए और लास्ट में मुझे रिव्यू ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो अब अगली न्यूज़ आपके लिए एक करंट अफेयर्स का मैंने छोटा-सा न्यूज़ लाया हूँ, पहले वो देख लो। देखिए, वेयर वाज़ फोर्थ कुशल दीक्षांत समारोह ड्यूरिंग प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च पीएम सेतु प्रधानमंत्री स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीएस स्कीम। क्वेश्चन में आपको क्या फ्रेम कर सकता है कि पीएम सेतु का फुल फॉर्म बताओ, तो उसका फुल फॉर्म है आपको जो अभी मैंने पढ़ा और न्यू दिल्ली में इसका आपका जो है दीक्षांत समारोह हुआ है। इसकी सारी डिटेल्स मॉक टेस्ट में हमने कर ली है। आगे बात करते हैं। हाँ, मनोरंजन मिश्रा फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, हैज जॉइंड द बोर्ड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा है, ठीक है? पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट कौन से किस किस चीज़ के बने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ठीक है? फेस। तो याद रखिए, नोट्स बना लीजिए कि मनोरंजन मिश्रा सीधा किससे जुड़े हैं? फेस से, ठीक है? फेस से। तो कहीं न कहीं आप एलिमिनेट कर पाओगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है? ओके। अब आगे बात करते हैं अगला एक और करंट अफेयर, क्योंकि पहले मैं आपको एक कम्फर्ट ज़ोन में लाना चाहता हूँ ताकि आप इस लेक्चर में टिक सको, क्योंकि मैं अगर दोनों मतलब पार्ट
1 और पार्ट 2 एक साथ लाता, तो वीडियो बहुत लंबी होती और आप उसको देख नहीं पाते। तो इससे अच्छा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कुल 200 प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेवेंट कवर करते हैं। ये एक करंट अफेयर है, हु हैज सक्सीडेड ए मेयो एज 13th डायरेक्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो इसका जो सही उत्तर है वो है कानंद दास। अब आते हैं अगला प्रश्न हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के। आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट, ठीक है, भारतीय कौन सा राज्य है जिसे मिला है रिसीव्ड 460 यूएस मिलियन डॉलर्स रिजल्ट बेस्ड लोन। लोन मिला है, ठीक है, किससे? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अक्टूबर महीने में मिला है। किस चीज के लिए? पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर सोलराइजेशन। तो सबसे पहले उत्तर देखते हैं जी, महाराष्ट्र को मिला है। अब भाई समझो कि ये सोलर पावर एग्रीकल्चर प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है भाई, ये क्या बला है? सिंपल रखते हैं, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, अब सुनो कि यहाँ पे आपको समझना होगा कि महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में खेती के लिए ज्यादातर बिजली डेस्कॉम मतलब विद्युत वितरण कंपनियों से ली जाती है, जो कि कई बार महंगी या इरेगुलर होती है। इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 3,800 करोड़ रुपए, ठीक है, भारतीय रुपए में हम बात करें तो 3,800 करोड़ रुपए का यहाँ पे मदद की है, ताकि महाराष्ट्र में खेती के लिए बिजली का सिस्टम सुधारा जा सके और किसानों को सोलर एनर्जी मतलब सूरज की रोशनी से बनी बिजली मिल सके। अब इस योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या होंगे? किसानों को 24 आवर्स की यहाँ पे आपको सस्ती और भरोसेमंद बिजली दी जा सके। बिजली वितरण प्रणाली मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम आधुनिक बनाएं और खेती में सौर ऊर्जा मतलब क्या? पूरा सोलर पावर, ठीक है? सोलर पावर का उपयोग करें और बिजली कंपनियों के नुकसान को कम करना और इसकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना। तो लास्ट में समझो सरल शब्दों में, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को 460 मिलियन डॉलर की मदद दी है ताकि किसानों को सोलर बिजली से जोड़ा जा सके और बिजली वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। इसे ही कहते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर सोलराइजेशन, ठीक है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन नीचे दी है आपके आंसर एमसीक्यूज में, उसे पहचानना है, ठीक है। तो इसने बोल रहा है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोलैबोरेट की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, फाउंडेशन की है, लॉन्च करना है इसको स्मार्ट क्रॉप। स्मार्ट क्रॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल मॉनिटरिंग रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉप रेजिलियंस एंड ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस। भाई एक बात समझो, आप अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, जी हाँ, आपको कोई एडुकेटर रिस्पेक्टेड जितने भी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये है एंड आपको सीधा आंसर बता रहे हैं, ठीक है? हाँ, मैं मानता हूँ कि जहाँ पे बताना है वहाँ बताओ, लेकिन सस्टेनेबल मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉप रेजिलियंस ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? ये पता होना ज़रूरी है। ये एक प्रोजेक्ट है जो सपोर्ट करता है स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स को। अक्टूबर की न्यूज़ है, ठीक है? तो हम यहाँ पे मिक्स पैटर्न से भी सॉल्व करें, अक्टूबर भी दिखेगा, अगस्त भी दिखेगा, मेजरली फोकस है अक्टूबर एंड सितंबर, लेकिन जून तक के भी मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर किए हैं। सबसे पहले समझो कि एसबीआई का सस्टेनेबल मॉनिटरिंग रियल टाइम ट्रैकिंग प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है? हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका मकसद है खेती को स्मार्ट, टिकाऊ, सस्टेनेबल और बेहतर निगरानी वाला बनाना, ठीक है? अब इसको ना आसान भाषा में समझो, ठीक है? एसबीआई ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो किसानों की खेती को रियल टाइम ट्रैक करेगा, टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देगा और उन्हें सही तरीके से खेती करने में मदद करेगा ताकि फसल मजबूत रहे और उत्पादन बढ़े, ठीक है? अब यहाँ पे क्या चीज़ है? इनको हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहले ये वर्ड है आपके सामने सस्टेनेबल मॉनिटरिंग, ठीक है? सस्टेनेबल मॉनिटरिंग का मतलब होता है खेती के हर स्टेप की जिम्मेदारी और पर्यावरण के अनुकूल निगरानी करना, जैसे पानी की बर्बादी ना हो, मिट्टी को नुकसान ना पहुंचे और खेती लंबे समय तक चले। रियल टाइम ट्रैकिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब खेती से जुड़ी हर जानकारी लाइव ट्रैक की जा सके, जैसे मौसम की स्थिति, फसल की ग्रोथ, मिट्टी की नमी और उसके साथ सब कुछ रियल टाइम आपके मोबाइल में आ जाए। क्रॉप रेजिलियंस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हम स्मार्ट क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं ये पूछने की बहुत संभावना है, ठीक है? भाई मेरे लेक्चर में आप एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करो, आपको ये सब आ जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस आराम से हम आपके साथ मिलके कवर करेंगे। उसके बाद क्रॉप रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? मतलब फसल इतनी मजबूत हो कि खराब मौसम, सूखा या ज़्यादा बारिश में मतलब उसमें भी टिक सके। यानी एसबीआई इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए किसानों को एक ऐसी तकनीक और जानकारी देगा, जिसकी फसलें ज़्यादा सुरक्षित रह सके, ठीक है? ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस बोला है लास्ट में, मतलब किसानों को सही और वैज्ञानिक खेती के तरीके सिखाना ताकि कम संसाधनों में ज़्यादा बेटर यील्ड मिल सके, ठीक है? ओके, चलो, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब ऑर्गेनाइजेशन पता करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉप्स, ठीक है? तो याद रखिए, अपने नोट्स के सामने बना लीजिए कि ICRI सैट, ठीक है? उसके बाद प्लस कर दीजिए एसबीआई और उसके नीचे डाल दीजिए ये निमोनिक्स जिसको बोलते हैं स्मार्ट क्रॉप। जी हाँ, बस ऐसा ही आपका याद रह जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट पार्टनर्ड विद ओपन एआई इन अक्टूबर 2025 टू क्रिएट इन चैट पेमेंट इन चैट जीटीपी, बिकमिंग द फर्स्ट डिजिटल वॉलेट इंटीग्रेटेड इनटू एआई चैटबॉट।
क्या है? ठीक है, कंपनी पहचानना है, नीचे 5 ऑप्शन दिए हैं। कुछ तो बात है कि हम चैटजीटीपी से ही पेमेंट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट से। आंसर देखते हैं क्या है? पेपैल, ठीक है? पेपैल जो भी आप प्रोनाउंस करें, तो ये सही उत्तर है। लेकिन समझो कि क्या चीज़ है, ठीक है? क्या चीज़ है? अब सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? कहानी सुनोगे तभी आपको समझेगा कि क्या है। देखो अ, यहाँ पे बात ऐसी है कि सोचो तुम चैटजीटीपी से सवाल पूछते हो, मुझे एक ब्लू टी-शर्ट दिखाओ। वो तुरंत तुम्हें कुछ ऑप्शन दिखाता है। मतलब ऑनलाइन परचेज़ करते हो ना अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे तो वैसे ही चैटजीटीपी पे गए, मुझे एक ब्लू टी-शर्ट दिखाओ। तो भाई उसने आपको एक ब्लू टी-शर्ट दिखाया, ठीक है? मस्त वाली। उसके बाद आपको लगा कि जी हाँ, ये ब्लू टी-शर्ट मुझे पसंद आ गई। तो वो तुम्हें कुछ और ऑप्शन दिखाता है, फिर तुम वहीं से बोलते हो कि ठीक है, ये वाला लूँगा। जैसे ही आपने बोला कि मैं ये वाला लूँगा और आपका जो वहाँ पे एक पेमेंट पार्टनर होगा जिसका नाम होगा पेपैल वॉलेट, उसी से आप पेमेंट भी कर सकते हो। मतलब सब कुछ चैट जीपीटी में ही, ठीक है? कहीं पे भी आपको यू बाहर निकलना नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ हुई है, ठीक है? तो पेपैल ने चैट जीपीटी जो एक ओपन एआई का चैटबॉट है, उसके साथ साझेदारी की है। इसका मतलब अब चैट जीपीटी के अंदर सीधे डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करना संभव हो चुका है। यदि आप चैटजीपीटी से बात करते हो, कुछ खरीदना चाहे, ठीक है? तो वही आपका पेमेंट हो सकता है, अलग से वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इससे क्या होगा समय बचता है, वेबसाइट लिंक बिना खोले आप सब कुछ चैटजीपीटी में कर सकते हो, ठीक है? तो अब वो दोस्त प्लस पर्स मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है? मतलब वो दोस्त भी है और आपका पेमेंट ऑप्शन भी है, मतलब बात करके सामान लेना और उसी से पेमेंट करना। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ओके। अब आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। In October 2025, fintech firm JPYC Inc. introduced the world's first dash pegged stablecoin named JPYC, maintaining 1-to-1 ratio with its national currency. ठीक है, न्यूज़ आई है कि जापान की कोई तो भी एक करेंसी है या कंट्री, जापान कंट्री है जिसने अपनी एक स्टेबल कॉइन लाया है जिसका नाम क्या है? तो ठीक है, पहले तो इसका नाम देख लिए, इसे बोलते हैं येन पेग्ड स्टेबल कॉइन। समझो कि सबसे पहले ये हम समझते हैं कि स्टेबल कॉइन क्या होता है। देखिए स्टेबल कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जिसकी वैल्यू स्टेबल रखी जाती है। मतलब इसका जो वैल्यू होगा ये आपके असली संपत्ति, असली एसेट से जुड़ा होता है, जैसे डॉलर्स, रुपया या सोना। अब इसीलिए इसकी कीमत ऊपर-नीचे नहीं होती, जैसे बाकी क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन्स में होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड बोला है उन्होंने, पेग्ड, ठीक है? पेग्ड, आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। पेग्ड का मतलब होता है कि किसी करेंसी से जुड़ा हुआ, जैसे अगर कोई स्टेबल कॉइन है, ठीक है? जो 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 डॉलर के आस-पास रहेगा, ठीक है? तो ये उस क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को कहा जाता है जो किसी देश की मुद्रा मतलब पैसा, जैसे डॉलर्स, रुपया, इसके साथ स्टेबली जुड़ी होती है, ताकि उसकी कीमत में उतार-चढ़ाव ना आ सके। इसका फ़ायदा क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे येन पेग स्टेबल कॉइन है, तो सुरक्षित रूप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल लेन-देन कर सकते हैं और क्रिप्टो की तरह तेज़ ट्रांज़ैक्शन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? बिना किसी डरे कि उसकी कीमत नीचे चली जाए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, जापान की कंपनी है जेपीवाईसी, क्या है? जापान की कंपनी जेपीवाईसी आईएनसी है, ठीक है? इन्होंने ये स्टेबल कॉइन पेश किया है जिसका नाम है येन जेपीवाईसी स्टेबल कॉइन पेन। अब इस कॉइन का कीमत मतलब 1 येन इज़ इक्वल टू 1 जेपीवाईसी के बराबर है, ठीक है? मतलब स्टेबल रहने वाला है, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये याद रखो। अगर आपको सिंपली समझाऊँ तो सोचो कि जापान में एक ऐसा डिजिटल कॉइन बनाया गया है जो हर समय 1 येन मतलब 1 रुपया, हमारा रुपया उनका 1 येन उसके बराबर रहेगा और हम उस जेपीवाईसी, ठीक है? और हम उसे क्या कहेंगे? जेपीवाईसी, ठीक है? जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो पता होगा कि मेरे पास 1 येन का मूल्य है, मतलब 1 येन है और वो सुरक्षित है क्योंकि इसे सरकार बॉन्ड्स, बैंक्स में जमा करते हैं। सीधा बैकअप और आपको सुरक्षा मिलती है। तो एक स्टेबल कॉइन है, याद रखना। अब आगे सॉरी। अब आगे आपके सामने नया यहाँ पे। तो आइडेंटिफाई द कंपनी दैट एनेबल्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई पेमेंट फॉर द नॉन रेजिडेंट्स इंडिया अक्रॉस 12 कंट्रीज यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर एज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2025। मतलब क्या कि उस कंपनी की पहचान कीजिए, मतलब नीचे जो 5 कंपनियां हैं, ठीक है, जिसने अक्टूबर 2025 में घोषणा की कि अब 12 देशों में रहने वाले भारतीय अपने अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग करके यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। तो वो कंपनी कौन सी है? जी हाँ, वो कंपनी है पेटीएम, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली कराया है, ठीक है? फ़ोन पे भी ये फैसिलिटी देता है, लेकिन अक्टूबर की न्यूज़ है तो हम रिसेंटली बात कर रहे हैं, ठीक है? रिसेंटली। ओके, चलो आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जहाँ मैंने आपको हाइलाइट किया है वहाँ फोकस रखना। नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है? दैट कोलैबोरेटेड विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2025 टू एस्टैब्लिश इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन मतलब आईडीपीसीआई।
अ सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये जो सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इट डिजाइन टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रियल टाइम डिजिटल फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है? तो कहीं न कहीं डिजिटल फ्रॉड डिटेक्शन से बचने के लिए बात हो रही है और कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने कोलैबोरेट किया है एसबीआई के साथ। सबसे पहले समझो इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बरोड़ा, ठीक है? लेकिन सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी क्या होती है? देखिए, भारत में जब कोई कंपनी बनती है तो वो कंपनी एक्ट 2013, ठीक है? उसके तहत रजिस्टर होती है। कंपनी बनती है, आपने कोई कंपनी खोला है तो एक एक्ट होता है, कंपनी रेगुलेशन एक्ट, ठीक है? जिसे हम कहते हैं 2013 वाला। अब ये उसके अंतर्गत रजिस्टर होती है और इसमें होता है एक सेक्शन 8। अब ए एक ऐसा सेक्शन है जहां हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी लाभ नहीं कमाने वाले ठीक है, कंपनी के लिए बनाया जाता है। सीधे शब्दों में समझो, कंपनी सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो पैसा कमाने, ठीक है, कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज में भलाई करने के लिए काम करती है, ठीक है? जैसे शिक्षा फैलाना, गरीबों की मदद करना, हेल्थ की आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना, आपकी कला, संस्कृति या आपके स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, ठीक है? तो ये होता है। अब इन कंपनियों को लिमिटेड की जगह लास्ट में क्या होता है, फाउंडेशन लगता है, ट्रस्ट लगता है या एसोसिएशन लगता है। जो पैसा ये कमाती है वो अपने मालिकों में बाँटती नहीं बल्कि फिर से समाज के कामों में लगाती है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो याद रखो, ये जो मैंने आपको बताया ये सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है जिससे अपने को डिजिटल फ्रॉड से बचाना है ऐसी प्यारी कंपनियों को। तो जिसमें एक पब्लिक सेक्टर बैंक जुड़ा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, कौन है? वो है आपका बैंक ऑफ बरोड़ा। जी हाँ, आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ अभी तक यहाँ पे समझ में आ चुकी होंगी। ओके, चलो अब बात करते हैं कि फ्रॉम व्हिच डेट विल द न्यू नॉमिनेशन, ठीक है? यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं बैंकिंग लॉज़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अंदर। नॉमिनेशन प्रोविजन अंडर द बैंकिंग लॉज़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन अक्टूबर 2025 कम इंटू फोर्स। कब से आने वाला है? जी हाँ, नवंबर 1 2025। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए, सिंपल उदाहरण से पहले समझते हैं कि मान लीजिए रोहित का एक बैंक खाता है, ठीक है? एक पर्सन है रोहित, ठीक है? ये रोहित नाम का पर्सन है, मुझे पता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट कंसीडर कीजिए। ये पर्सन है रोहित, ठीक है? इसका एक बैंक अकाउंट है, ठीक है? एक बैंक अकाउंट है। तो रोहित का बैंक अकाउंट है और नए अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार क्या चीज़ें चेंज हुई है कि पहले उसे सिर्फ एक नॉमिनी चुनना पड़ता था। जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते थे तो पहले एक नॉमिनी का चुनना पड़ता था, ठीक है? जैसे उसके माँ हो गया या उसके पिता हो गया। अब रोहित क्या करेगा? अब रोहित करेगा 4 नॉमिनी। अब उसके पास रहेंगे 4 नॉमिनी, ठीक है? जिसमें वो चुन सकता है अपने माताजी को, पिताजी को, बहन या दोस्त, लेकिन 4। और ये तय कर सकता है कि अगर माँ अ ना ले सके नॉमिनी तो पिताजी ले ले, ठीक है? सक्सेसिव या फिर मदर को 50%, पिताजी को 30% या बहन को 15% और दोस्त को 5%, ठीक है? साइमल्टेनियस ऐसा मिलेगा, ठीक है? नॉमिनी अगर वो रहते हैं तो। तो यहाँ पे नॉमिनेशन चुनना, ठीक है? बैंक खातों में सुरक्षा, ठीक है? और सुविधा का एक तरीका है, ताकि खाता जो अकाउंट होल्डर होता है उसके मृत्यु के बाद उसका पैसा आसानी से नॉमिनी को मिल सके, ठीक है? आप यहाँ पे 4 नॉमिनी चुन सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे नॉमिनेशन के 2 तरीके हैं, ठीक है? एक के बाद एक मतलब सक्सेसिव या एक साथ जिसे साइमल्टेनियस कहते हैं और ये सब चीज़ें 1 नवंबर से लागू होती है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक नॉमिनेशन तय करना यानी पहला नॉमिनेशन अगर वो नहीं ले सकता तो दूसरा। साइमल्टेनियस मतलब होता है कि एक साथ कई नॉमिनेशन आप कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए अभी जो मैंने आपको बताया हो दोस्तों, ठीक है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है प्रश्न, ठीक है? थोड़ा-सा ये स्टेटमेंट बेस्ड होता है, ठीक है? स्टेटमेंट बेस्ड होता है, तो ये क्या चीज़ होता है, ये समझो। स्टेटमेंट बेस्ड होता है, क्या रहता है? ये ऐसे क्वेश्चन फँसाने के लिए आते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकंड एडिशन ऑफ पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट फॉर जून। रिलीज़ कब हुई है भाई? अक्टूबर में। जून की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर में लाई है, इंपॉर्टेंट है, तो पूछने की संभावना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है? जी हाँ, सभी उत्तर इसके सही है, ऑल एबीसी। क्या बोला है? The share of digital payment in 2024 stood at 99.7% in volume of 95.7% in value। ठीक है, ये रहा उसका वॉल्यूम और ये रहा वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यूपीआई ठीक है, रिमेन द मोस्ट प्रेफर्ड पेमेंट मोड। जी हाँ, यूपीआई हमेशा से प्रेफर्ड हमारे देश में है। कंट्रीब्यूटिंग 85%। जी हाँ, ये 85% मतलब 84.8% था बट इसको वाइंड अप करके जी हाँ, वो एक वॉल्यूम निकाला गया है 85% का। उसके बाद अगर बात करें तो इंडिया रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज टॉप रेसिपिएंट ऑफ ग्लोबल फॉरेन रेमिटेंस, ठीक है, कवरिंग यूएस डॉलर 137.7 बिलियन इन 2024। तो जी हाँ, सही है। अब यहाँ पे देखिए कि
बार-बार बताया गया जाता है कि ये जो रिपोर्ट होती है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल, ठीक है? उसके अलावा जैसे यूपीआई हो गया, आरटीजीएस हो गया, ठीक है? इसमें हमने हाई लेवल में अचीव किया है पेमेंट, ठीक है? अब हमारे देश में पैसों का लेन-देन कैसा हो रहा है, ठीक है? किस प्लेटफ़ॉर्म से हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या चुनौतियाँ हैं? इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है। अब इसे 25 जून के आंकड़ों के आधार पे अक्टूबर में लाया गया है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इम्पोर्टेंट बहुत है ये। आगे बात करते हैं, ठीक है? अब आगे बात करते हैं हम दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, टाइमर भी शुरू हो चुका है, ठीक है? टाइमर भी शुरू हो चुका है, आपको ये पढ़ना है और समझना है। चलो, नेम द बैंक दैट लॉन्च एन इंडस्ट्री फर्स्ट ई-रूपी, ठीक है? ई-रूपी पर्सन टू पर्सन डिजिटल गिफ्टिंग फीचर। भाई डिजिटल गिफ्टिंग फीचर के बारे में बात हो रही है, कहीं न कहीं ई-रूपी नया एक शब्द आया है और यूपीआई के द्वारा ये शुरू होता है, ठीक है? सितंबर 25 की न्यूज़ है। द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ई-रूपी सिस्टम। पहले समझते हैं, आपको आंसर दिखा देता हूँ, बैंक ऑफ बरोड़ा सही है, ठीक है? तो भारत का पहला ऐसा आया है ई-रूपी पर्सन टू पर्सन डिजिटल गिफ्टिंग फीचर। अब आसान भाषा में समझो, सोचो तुम अपने दोस्त के जन्मदिन पर गिफ्ट देना चाहते हो, लेकिन गिफ्ट को गिफ्ट वाउचर में बदल कर, समझ रहे हो? कंपनी में काम करता है आईटी वाले लोग, तो उनको डायरेक्ट कंपनी पैसा देती है क्या? नहीं, गिफ्ट वाउचर देती है कि भैया ये लो तुम्हारा गिफ्ट वाउचर। तो वैसे ही तुम अपने फ्रेंड के जन्मदिन पर गिफ्ट देना चाहते हो, या किसी के भी जन्मदिन पे, तो आपको गिफ्ट नहीं, एक गिफ्ट वाउचर देना है। तो सीधे क्या होगा? सीधे बैंक खाते से नहीं, बल्कि एक डिजिटल वाउचर बनेगा, ठीक है? अब बैंक ने इसे इतना आसान बना दिया है कि तुम अपने मोबाइल से एक डिजिटल वाउचर भेज सकते हो, जिसे तुम्हारा दोस्त यूपीआई क्यूआर या मोबाइल पेमेंट से रिडीम कर सकता है। समझे? जैसे उस वाउचर का इस्तेमाल खाना-पीना, दुकान या कहीं अन्य सेवा के लिए हो सकता है। और ये जो वाउचर है, इससे ई-रूपी डिजिटल रुपए से जुड़ा हुआ है, ठीक है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे वैलिड दिया है। मतलब ये नकद की तरह है, लेकिन मोबाइल में, राइट? ये रियल मनी तो है, लेकिन मोबाइल के अंदर है, ठीक है? तो बैंक ऑफ बरोड़ा ने सबसे पहले ये सुविधाएँ दी है। बहुत इम्पोर्टेंट था, याद रखने के लिए मैंने अपना जितना बेस्ट हो सका उतने आसान भाषा में आपको समझाया हो, तो ये मेरा एफर्ट आपको कैसा लगता है? क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाएँ। जी हाँ, आपका प्यार, सपोर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। लेकिन आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को 100 लाइक अगर आप जितनी जल्दी करेंगे, उतना जल्दी पार्ट 2 तो आने वाला ही है। लेकिन हाँ, ये अगला दिन मतलब 6 तारीख को 7 तारीख की सुबह ये अपलोड हो जाएगा, और हाँ, 8 तारीख की सुबह इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि एक ही दिन में दोनों पार्ट आ जाए, तो 100 लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका न्यूज़ है, ठीक है? अगला आपका न्यूज़ क्या है? यहाँ पे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं सीपीआई, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर, रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025, इंडिकेट दैट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल इंडिया लेबर रोज टू डैश इन अगस्त 2025 फ्रॉम 135.32 इन जुलाई। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है? सबसे पहले समझो बच्चों, लेबर ब्यूरो ने इसे सितंबर महीने में लाया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, जिसे हम सीपीआईएल कहते हैं, और सीपीआईआरएल, मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर लेबर वर्सेस रूरल लेबर, ठीक है? अब क्या होता है, एक ये ऐसा इंडेक्स है जो बताता है कि गाँव में मजदूर, किसान, इनके लिए रोजमर्रा की चीजें जैसे खाना, कपड़ा, तेल, सब्जी कितनी महंगी है या सस्ती हुई है, राइट? तो ये सब आपको यहाँ पे बताया जाता है इस इंडेक्स में, ठीक है? अब उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये इंडेक्स जो है बताता, ठीक है, ये इंडेक्स बढ़ता है तो मतलब कि महँगाई बढ़ रही है, और घटता है तो महँगाई कम हो रही है। तो सरकार इस डेटा का इस्तेमाल करती है ताकि मज़दूरों की तनख्वाह और महँगाई भत्ते, इसको सही तरीके से तय किया जा सके, राइट? तो देखिए, मैंने बोला कि अगर ये इंडेक्स बढ़ता है, तो क्या होता है? महँगाई बढ़ती है, और घटता है तो महँगाई कम हो रही है। तो देखिए, जुलाई के महीने में क्या बोला है कि 135.32 था। अब सही आंसर क्या है? 136, मतलब बढ़ा है, तो और गवर्नमेंट को सोचना है कि भाई हमारे जो किसान मज़दूर हैं, इनके लिए और क्या हम सुविधाएँ कर सकें। जी हाँ, ये रहा आपका इसका उत्तर। आगे बात करते हैं, मेंशन द कंपनी दैट पार्टनर्ड विद जियो ब्लैकरॉक इन सितंबर 2025 टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी, ठीक है, फंड फॉर रिटेल इन्वेस्टर नेम्ड जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप राउंड। ओके, अब क्या है समझो, सबसे पहले समझो कि बच्चों, ये जो फंड है, ठीक है, सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी। अब यहाँ पे सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है, जिसे हम अपने पैसे को थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हर महीने की एसआईपी के ज़रिए। अब एक्टिव शब्द का मतलब है कि इस फंड को एक एक्सपर्ट या फंड मैनेजर सँभालेगा। वो तय करेगा कि किस कंपनी के शेयर में पैसा लगाना है ताकि ज़्यादा मुनाफ़ा मिल सके। इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है कि पैसा कंपनियों के शेयर में लगाया जाता है, ताकि आपका पैसा उन कंपनियों को बढ़ाने के साथ-साथ आपको भी उसका फ़ायदा दिलाता है। तो आसान भाषा में मतलब ये होगा कि थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाओ, एक्सपर्ट से अच्छे शेयर में लगाओ उनके साथ, और लंबे समय तक अपने को बढ़िया रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे
जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक म्यूचुअल फंड है जिसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर बनाया है। फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है कि ये फंड जो है अपने पैसे को हर साइज की कंपनियों में लगाएगा। लार्ज कंपनियां, मीडियम कंपनियां और छोटी कंपनियां, यानी फंड मैनेजर को पूरी आजादी होती है कि वो आपके पैसे को जहां अच्छा मुनाफा दिखे वहां लगा सके। तो दोस्तों तो दोस्तों ये जो है ब्लैक रॉक फ्लेक्स कैप फंड, ये ऐसा फंड है जो अलग-अलग साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा मिले। इसे जियो और ब्लैक बॉक्स ने मिलके बनाया है, चलाते हैं, जो इंडिया में एक नया और भरोसेमंद एक फंड बनेगा। तो इसके साथ अगर बात करते हैं तो किसके साथ पार्टनर किया है? पेटीएम मनी के साथ, ठीक है? ये आपका आंसर है। इन सितंबर 2025, बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विथ कैश इनवॉइस टू लॉन्च बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड इजी डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म व्हिच प्रोवाइड इंस्टेंट लोन, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ये ऐसा जो बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड इजी जो है, ठीक है? ट्रेड इजी प्लेटफॉर्म है, ये सीधा डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये किसको लोन प्रोवाइड करेगा? ये करेगा आपकी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ। तो किसके साथ पार्टनर किया है बैंक ऑफ इंडिया ने? कैश इनवॉइस। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया कैश इनवॉइस, बैंक ऑफ इनका जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल क्रेडिट क्रेडिट प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड इजी, ठीक है? ओके। आगे बात करते हैं, अगला जो आपके सामने है, फाइंड आउट व्हिच डिजिटल सर्विस वाज रोल्ड आउट इन सितंबर 2025 बाय एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड कतर नेशनल बैंक फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन कतर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है? तो कतर में भी अब हम यहाँ पे जो है ये सर्विस सितंबर से मतलब आसानी से हम जो ट्रैवलर्स है अगर कतर जाते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू व्हिच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिन्यूड इट्स स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट क्या होता है? जो कि सितंबर 2025 में, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क लाया है टू अपहोल्ड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। तो इसका सही उत्तर पहले देख लेते हैं कि एफएक्स ग्लोबल, ठीक है? नेम द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, तो क्या है? एफएक्स ग्लोबल। अब यहाँ पे समझो कि ये जो एफएक्स ग्लोबल है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो अगर मैं बात करूँ तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है एफएक्स, एफएक्स ग्लोबल कोड, ठीक है? जो दुनिया के सभी फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा बाजार में काम करने वाले बैंक, कंपनी और ट्रेडर्स को सही तरीके से काम करने की एक गाइडलाइंस देती है, ठीक है? अब एफएक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? एफएक्स का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ अलग-अलग देशों की करेंसी जैसे डॉलर, रुपया, यूरो इसकी खरीद-बिक्री हो सके। अब ये कोड बताता है कि उस बाजार में ठीक है, उस बाजार से सबको कैसे ईमानदारी, जैसे ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी के साथ-साथ आपको कोई फ्रॉड नहीं करना है, कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, ग्राहक के साथ धोखा ना हो और हर लेन-देन में साफ-सुथरा आपका व्यवहार हो, ठीक है? तो सिंपल भाषा में एफएक्स ग्लोबल कोड का मतलब विदेशी मुद्रा बाजार में ईमानदारी और भरोसे के साथ काम करना, ठीक है? और इसके साथ इंटरनेशनल रूल्स को फ़ॉलो करना। तो याद रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आपके सामने जो है नया यहाँ पे चीज़ है, मार्क द रिवाइज़ मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट दैट the Indian Securities and Exchange Board of India SEBI set for custodians in September 2025 to strengthen risk management system. ओके, अगर हम बात करें तो क्या है कस्टोडियन, ठीक है? सबसे पहले समझो कि कस्टोडियन की बात की गई है, सेट फॉर कस्टोडियन बोला है ना उसने, तो इसको अगर ब्रेक करके आप समझते हैं, ठीक है? तो कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? कस्टोडियन का मतलब होता है कि वो कंपनी जो इन्वेस्टर्स के शेयर सिक्योरिटी को संभाल कर रखती है, जैसे बैंक का लॉकर, लेकिन ये सिक्योरिटी के मामले में होता है, ठीक है? अब सेबी ने कहा है कि इन कस्टोडियंस में कम से कम 75 करोड़, ठीक है? उसने पूछा है ना मिनिमम कितना रिवाइज़ किया है, तो 75 करोड़ नेटवर्थ होना ज़रूरी है, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना है, वो मजबूत होना, ताकि अगर कुछ गलत हो जैसे चोरी, धोखाधड़ी, ठीक है? या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो नुकसान का सामना कर सके। साथ में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या हो सकता है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बिज़नेस कंटिन्यूटी वाइंडिंग डाउन फ्रेमवर्क उनको रखना ज़रूरी है। सोचो तुम एक फ्रेंड के पास बहुत सारे खिलौने जमा कर रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम जब स्कूल जाओ या कहीं चले जाओ तो वो तुम्हारे खिलौनों को सुरक्षित, ठीक-ठाक और सही नाम से रखे, ठीक है? अब सेबी ने कहा है कि वो मित्र कस्टोडियन, ठीक है? वो मित्र है कस्टोडियन, ऐसा करना चाहिए, उसके पास पर्याप्त पैसे हो ताकि अगर कुछ नुकसान हो जाए तुम्हारे जाने के बाद, तो वो वहाँ पे उसको सँभाल सके, उसके पास सही-सही बक्से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो तुम्हारे खिलौनों के सही से नाम रख सके, देखभाल कर सके और
ठीक है? और तुम्हें बता सके कि क्या हुआ है, ठीक है? अब यही सेबी का नियम है कि निवेशकों की संपत्ति सुरक्षित तरीके से रखना है, ठीक है? तो ये था आपका कस्टोडियन, ठीक है? ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने कस्टोडियन के लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लाया है। तो सीधा पूछेगा कि ये 75 करोड़ रुपए का मिनिमम यहाँ पे रिवाइज़ इन्होंने रिक्वायरमेंट रखा है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चूज़ द कैटेगरी ऑफ traders that the Reserve Bank of India permitted in September 2025 to participate in rupee non-deliverable derivatives contracts (NDDCs) in the offshore of NDF market। ठीक है, सबसे पहले समझो कि एनडीडीसी का फुल फॉर्म आपने जो पढ़ा है वो है मतलब एक ऐसा सौदा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें विदेशी करेंसी का असली लेन-देन नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट या नुकसान का हिसाब कैश में रखा जाता है। उदाहरण से समझो कि मान लो कि कोई फॉरेन ट्रेडर ₹1 में सौदा करना चाहता है लेकिन वो भारत के बाहर ऑफशोर मार्केट में है, तो वो असली रुपए नहीं ले जा सकता या भेज सकता। वो ऐसा एक एनडीसीसी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जहाँ डॉलर में ही हिसाब-किताब होगा, रुपया सिर्फ कैलकुलेशन करेंसी की तरह यूज़ होगा, ठीक है? अब ये ऑफशोर एनडीएफ मार्केट क्या होता है? वो विदेशी जगह जैसे सिंगापुर, लंदन, जहाँ भारतीय रुपए में सौदा नहीं होते, लेकिन भारत के बाहर यानी हमारे देश के नियम के बाहर होते हैं। अब आरबीआई ने क्या कहा है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत के अंदर भी ऐसे नॉन डिलिवरेबल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरसीज़ मार्केट से जुड़कर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? भारत का रुपए और उसकी जो विदेशी मुद्रा मतलब फॉरेक्स मार्केट इसकी स्टेबिलिटी आएगी। और अगर बात करें तो जो रुपया होगा उसकी कीमत, ठीक है? उसकी जो रुपये की कीमत पर भारत का कंट्रोल रहेगा, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये जो चीज़ है ये सही से समझ में आई होंगी और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा पूछा था कि चूज़ द कैटेगरी फॉर ट्रेडर दैट द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया परमिटेड, सो ये है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, ओके? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ होता है। चलो आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। इन सितंबर 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस। एक ऐसा डायरेक्शन आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू विच द डायरेक्शन विच अप्लाई टू ऑल पेमेंट सिस्टम। भैया आप पेमेंट करते हो यूपीआई के, तो सभी पेमेंट सिस्टम पे इसका कहीं ना कहीं परिणाम पड़ने वाला है, ठीक है? तो ये जो सिस्टम प्रोवाइडर्स होते हैं और ये सिस्टम पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कंपनियां होती है जिसमें बैंक, नॉन बैंक सब कंपनियां फॉर डोमेस्टिक मतलब हम अपने यूज़ के लिए डिजिटल पेमेंट के लिए ट्रांज़ैक्शन के लिए काम करते हैं। ये कब से आ रही है पॉलिसी? ये आ रही है 1 अप्रैल 2026 से। सबसे पहले समझो कि यहाँ पे आपको ये डिजिटल ड्राइ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांज़ैक्शंस पॉलिसी डायरेक्शन क्या है? अब देखो क्या है, यहाँ पे आपके सामने एक की हाइलाइट है। 2FA is now mandatory for all digital payment। 2FA क्या होता है? At least one factor must be dynamic OTP token biometric approval। Risk based authentication require for high value transaction। मतलब आप पेमेंट तो कर रहे हो, कहीं ना कहीं कभी-कभी क्या हो जाता है कि फ्रॉड हो जाते हैं, एक रिस्क रहती है, ठीक है, पेमेंट्स के दौरान। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि आप अपने मोबाइल से पैसे भेजोगे, ठीक है, या ऑनलाइन पेमेंट करोगे, तो बैंक या पेमेंट एप्लीकेशन को ये सुनिश्चित करना होगा कि 2 अलग पैरामीटर्स, 2 अलग-अलग तरीके से आपको होने की एक मतलब आपको एक कन्फर्मेशन दे। जैसे आपका पासवर्ड, आपके फिंगरप्रिंट या आपका कार्ड या प्लस आपका मोबाइल टोकन। ये इस तरह यदि कोई तरीका टूट भी जाए या कोई आपका पासवर्ड हैक कर ले, आपका फिंगरप्रिंट चुरा ले, ठीक है? तो दूसरा तरीका भी आपको सुरक्षित रखेगा, ठीक है? और ये नियम कब से आने वाले हैं? 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है? तो यहाँ पे ये 2 कारक प्रमाणीकरण मतलब 2FA, ठीक है? इसको यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे अगर समझे हम कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे बायोमेट्रिक, ठीक है, फिंगरप्रिंट, फेक रिकॉग्निशन इसमें ये भी आएँगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिक्योर पेमेंट सिस्टम लाने की बात की है, तो ये होता है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांज़ैक्शन। तो ये कब से आ रही है? 1 अप्रैल 2026 से। मैं आपको सीधा भी पढ़ा सकता था, पढ़ लेता, बता देता दो 1 अप्रैल से आ रही खत्म। लेकिन समझिए, यहाँ पे समझोगे तो एग्ज़ामिनेशन में आसान आसान अगर क्वेश्चन घुमा भी दिया कि बताइए कि यहाँ पे क्या 2FA मैंडेटरी है? जी हाँ, 2FA है, ठीक है? एक सिक्योरिटी का लॉक टूट भी गया तो दूसरे सिक्योरिटी से वो हमको बचा सकेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है गवर्नमेंट प्रमोट्स द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज टू एम्पावर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स विद कोलैटरल फ्री लोन्स। एलिजिबल बिजनेस कैन सिक्योर लोन अप टू हाउ मच अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज, ठीक है? तो ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या है क्रेडिट गारंटी स्कीम? तो इसको भी पढ़ते हैं लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं कि कितना यहाँ पे अपने को पैसे का लिमिट है। तो ये है 10 करोड़। सबसे पहले देखो अगर पूछा भी जाए कि क्रेडिट गारंटी स्कीम में क्या लिमिट बढ़ी है? जी हाँ, लिमिट बढ़ी है। देखिए दिस लिमिट वाज़ एनहांस्ड फ्रॉम 5 करोड़, पहले 5 करोड़ थी, अब 10 करोड़ कर दिया है 1 अप्रैल 2025 से। अब यहाँ पे समझो
की क्या चीज़ है? देखो, पहले एक कहानी की तरफ से हम समझते हैं कि सरकार चाहती है कि छोटे व्यापारी या ज ऐसे स्टार्टअप जो बिज़नेस शुरू करने में दिक्कत होती है, तो सरकार ने कहा है कि ऐसे लोग बैंक के बिना कोई प्रॉपर्टी ना रखते, ठीक है? उनको लोन ले सकते हैं। अगर व्यापारी लोन नहीं चुका पाए, ठीक है? अगर व्यापारी लोन नहीं चुका पाए, तो बैंक को नुकसान, ठीक है? बैंक को नुकसान सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम से पूरा दिया जाएगा। अब ये स्कीम 5 करोड़ की पहले थी, अब इसको 10 करोड़ का कर दिया गया, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। चलो, अब आगे समझते हैं कि इसका जो है, इसका यहाँ पे जो है, ये सरकारी योजना भारत सरकार और आपके सिडबी ने कोलैटरली मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इसने मिलकर शुरू की है। छोटे व्यापारी और एमएसएमईज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देना, ठीक है? तो ये किसके-किसके साथ हुआ है, ये भी याद रख लीजिए। ये हुआ है आपका सिडबी, ठीक है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया प्लस आपका कौन है इसमें, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट, ओके। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो चीज़ है ये, कहीं न कहीं एग्ज़ामिनेशन में बहुत बार ऐसे पूछते हैं कि एमओयूज़ आइडेंटिफाई द ऑर्गनाइज़ेशन व्हिच साइन अ एमओयू विथ कॉमन सर्विस सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी इन सितंबर 2025 विथ एन एम टू मॉडर्नाइज़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अक्रॉस इंडिया। ठीक है? तो हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है अर्बन एरियाज़ में उनको मॉडर्नाइज़ करना। ठीक है? तो इस किसने किया है? नेशनल अर्बन कोऑपरेशन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रख लीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सितंबर 2025 व्हिच बैंक साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड टीपीआरईएल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू किसको? अगेन फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब पैसों की सहायता, वित्तीय सहायता माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज एंड कमर्शियल इंडस्ट्रियल कस्टमर्स फॉर अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी। कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी के लिए आगे ये बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे बात करते हैं, मेंशन द कार्ड कंपनी, ठीक है? कार्ड कंपनी का नाम पूछ रहा है दैट पार्टनर्ड विद डोमेस्टिक कैरियर जो इंडिगो एक कंपनी है, सितंबर 2025 की बात कर रही है टू लॉन्च अ न्यू को ब्रांडेड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इन 2 वेरिएंट्स। तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने 2 वेरिएंट्स में ऐसे क्रेडिट कार्ड को ब्रांडेड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? ठीक है, एज़ अ पार्ट ऑफ इंडिगो ब्लू चिप लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है? तो ब्लू चिप लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत कौन सी कार्ड कंपनी है? तो वो है आपका एसबीआई कार्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के सामने एसबीआई कार्ड और इंडिगो के बीच में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए एमओयू या यहाँ पे साइन अप हुआ है, ठीक है? ओके, बात आगे करते बात हैं करते हैं। सितंबर मंथ में व्हाट अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी वाज इम्पोज्ड ऑन मुथूट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, ठीक है, बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट फेल्ड टू कॉम्प्लाई विद सर्टेन नॉर्म्स ऑन इंटरनल ऑम्ब्समैन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फाइन लगाया गया है ये डायरेक्ट पूछता है, क्योंकि पिछले साल जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे लगा था तब पूछा गया था अमाउंट। सो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2 व्हिच इज 2.7 लाख, राइट। तो ये आंसर जरूर याद रखिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। इन सितंबर 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट फॉर 3 ईयर टर्म इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 9th एंड द करेक्ट आंसर इज शिरीष चंद्र मुर्मू, राइट। तो याद रखिए, मेंशन द कंपनी दैट हैड हैंडेड ओवर डिविडेंड चेक, ठीक है, ऑफ rupees 7,324.34 करोड़ रुपीस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 29th अगस्त 2025। तो देखो यहाँ पे कौन सी कंपनी है, एलआईसी ने। अब समझो डिविडेंड चेक क्या होता है। देखिए डिविडेंड चेक का मतलब होता है कि कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा देती है तो वो रकम चेक के रूप में भेजी जाती है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर रखते हैं और कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है तो वो होता है मुनाफा। तो वो पैसे आपको डिविडेंड चेक के ज़रिए दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, डिविडेंड चेक वो चेक होता है जिसे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे का हिस्सा देती है। राइट? आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। ऑन 1st ऑफ सितंबर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी सेलिब्रेटेड डैश फाउंडेशन, मतलब कितना उसका फाउंडेशन डे था, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन डिलीवरिंग इंक्लूसिव एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विसेज। तो जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 5th विच इज द 8th, ठीक है। तो याद रखिए 8th फाउंडेशन डे 1st ऑफ सितंबर को मनाया गया है। व्हाट डज ई स्टैंड फॉर ईसीबी, ठीक है, विच रेफर्स टू बोरोइंग फंड्स ऑफ
ठीक है, ऑफ फंड्स बाय इंडियन कंपनीज फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, बॉन्ड्स और अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि ये ईसीबी क्या होता है। ठीक है, ईसीबी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल, तो ई का मतलब होगा एक्सटर्नल। तो ईसीबी का मतलब यहाँ पे हो जाता है दोस्तों कि जब भारतीय कंपनी, ठीक है, भारतीय कंपनियां विदेशों से पैसा उधार लेती है, यानी विदेशी बैंक या वहां की इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है ताकि अपने प्रोजेक्ट या बिजनेस को फंड कर सके। तो सिंपल वर्ड्स में समझो, जब भारतीय कंपनी विदेश से लोन लेती है तो उसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, इतना समझिए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला, Who is the current managing director, MD and chief executive officer, CEO of ICICI Bank Limited as of September 2025? So the correct answer is संदीप बख्शी। ठीक है, तो संदीप बख्शी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आईसीआईसीआई बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, एसबीआई की एक ब्रांच है लंदन की जिन्होंने कंक्लूड किया है द इशुएंस ऑफ सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स रेट नोट्स ऑन 9 सितंबर 2025 विद द टोटल साइज ऑफ कितना पैसा, 500 मिलियन यूएस डॉलर्स। अब समझो कि इशुएंस ऑफ सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स रेट नोट्स का मतलब होता है कि कंपनी या कोई बैंक में इन्वेस्टर से पैसा आपसे लेना चाहती है। ठीक है, मतलब अगर बात करें तो कंपनी बिना गिरवी रखे तय ब्याज दर पर, ठीक है, जो एक फिक्स ब्याज का रेट होता है उस पर पैसे जमा करने के लिए एक बॉन्ड जारी करते हैं जिसे कहते हैं सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स रेट नोट्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात रख लेना कि हाल ही में एसबीआई की ब्रांच है लंदन में, उसने कितना पैसा जमा की है, खत्म। तो 500 मिलियन यूएस डॉलर्स, राइट। ओके, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जून 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग आवर्स फॉर द इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट बाय 2 आवर्स विच इफेक्ट फ्रॉम। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग आवर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। ट्रेडिंग आवर्स का मतलब होता है कि वो समय जब शेयर मार्केट खुलता है और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, ट्रेडिंग की जा सकती है। सिंपल, जब मार्केट खुलता है और बैंकिंग कंपनियों के लिए शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं उस समय को बोलते हैं ट्रेडिंग आवर्स। तो ये इसका सही उत्तर है जुलाई 1 2025 से। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसीव्ड एन ऑर्डर वर्थ बिटवीन रुपीज 100 करोड़ एंड रुपीज 250 करोड़ फ्रॉम हेरिटेज रिवर जर्नी प्राइवेट लिमिटेड HRJPL इन जून 2025 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 इनलैंड लग्जरी रिवर क्रूज वेसल्स टू बी डिप्लॉयड ऑन ब्रह्मपुत्र। कौन सी कंपनी कर रहा है ये सब, वो है कोचिन शिपयार्ड, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, लेकिन ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो थोड़ा पीपीटी में गड़बड़ हो गई थी। India's gold reserve crossed 880 metric ton by September. Okay, marking a history milestone in Reserve Bank of India reserve management strategy. Name the current governor of Reserve Bank of India who oversees this achievement. किनके अंतर्गत ये हुआ है काम, ये जो अचीवमेंट हमने हासिल की है। क्वेश्चन दो तरीके से भी पूछा जा सकता कि सितंबर में, चलिए बताइए कि हमने कितना मेट्रिक टन सोना गोल्ड रिजर्व में हासिल किया है। ठीक है, तो वो था 880, लेकिन किसके हमने एक छत्रछाया में ये अचीवमेंट हासिल हासिल की है, वो है अपने जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, करंट वाले। ओके, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, विच म्यूचुअल फंड एमएफ कंपनी बिकेम द सेकंड इन इंडिया टू क्रॉस 10 ट्रिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM मार्क इन अक्टूबर 2025। सबसे पहले समझो कि ये AUM क्या होता है। ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखो, किसी फंड, बैंक या म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जितनी टोटल रकम इन्वेस्टर्स ने लगाई है उसका टोटल मूल्य। ठीक है, सिंपल वर्ड में ये समझो, AUM वो कुल पैसा है जिसे कोई फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स की तरफ से संभालता है और मैनेज करता है। जी हाँ, आप समझ गए, तो उसका सही उत्तर है वो है ICICI प्रूडेंटियल म्यूचुअल फंड, ICICI। ठीक है, याद रखो। उसके बाद इंडिया हैज बीन रैंक एज द फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द गिनी इंडेक्स। द इंडेक्स वाज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये करता है वर्ल्ड बैंक। लेकिन हम अगर पूछे कि गिनी इंडेक्स क्या है, ठीक है, तो यह एक मेजरमेंट लेता है कि जो किसी देश की इनकम या उनकी जो संपत्ति है उसमें कितनी इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, अब अगर मान के चलो कि 0 से 1 के बीच में होता है, 0 का मतलब होता है कि सबकी आय इक्वल ही है। ठीक है, कोई असमानता नहीं है। 1 का मतलब होता है कि सारी जो इनकम है एक ही व्यक्ति के पास है और उसमें पूरी इनइक्वालिटी है। सिंपल सी बात है, गिनी इंडेक्स बताता है कि देश में अमीर और गरीब के बीच में कितनी दूरी है। जितना ज़्यादा गिनी इंडेक्स उतनी ज़्यादा असमानता। तो सबसे ज़्यादा देखो ना, सबसे ज़्यादा कितना है? हम यहाँ पे 41, मतलब यूएसए में कितना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनइक्वालिटी है। तो जितना ज़्यादा गिनी इंडेक्स उतनी ज़्यादा
असमानता, ठीक है? तो ये यहाँ पे याद रखो कि गिनी इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया जाता है, भारत की रैंक है 4th। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एज़ पर द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज़ एसजीएस ऑक्शन रिजल्ट रिलीज़ इन अक्टूबर, व्हिच स्टेट इमर्ज अमंग टॉप राइजर्स। अब समझो कि ये एसजीएस ऑक्शन क्या होता है? मतलब देखो, जब राज्य सरकार या जनता, ठीक है, राज्य सरकारें जनता या बैंकों से पैसा उधार लेने के लिए बॉन्ड जारी करता है, तो वो जो ऑक्शन होता है उसके ज़रिए करता है। मतलब देखिए, गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज़ में हम पैसा लगाएँगे तो वो सिक्योर रहेगा और हमारे पैसे से गवर्नमेंट को बाकी सब काम, बाकी जो डेवलपमेंटल काम करना है। तो आसान भाषा में इसको और समझाऊँ तो राज्य सरकार जब अपने विकास कार्यों के लिए जनता से उधार लेने के लिए बॉन्ड बेचती है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑक्शन कहते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझा है। तो महाराष्ट्र यहाँ से सबसे ज़्यादा उभरा है, कौन-सा? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया है, ठीक है? ओके, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। हू इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एज़ ऑफ अक्टूबर 2025। ओके, तो यहाँ के पे जो आंसर है वो है आपके 14वें, आपके भारतीय मूल के है, भारतीय रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है अजय बांगा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये आईएमएफ में है, ठीक है। टेड्रियस एडहानोम घेब्रेयेसस ये डब्ल्यूएचओ में है। तो याद रखिए, यहाँ पे मैंने आपको इसका सही उत्तर बताया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द पब्लिक सेक्टर बैंक। जी हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है, जिसने पार्टनर किया है जनरली सेंटर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन सितंबर 2025, एमिंग टू एनहांस कस्टमर एक्सेसिबिलिटी डिजिटल स्ट्रेंथ। अब भाई मुझे ऐसा आपको बताना ज़रूरी है कि कस्टमर एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई ग्राहक बैंक या कंपनी की सेवाएँ, ठीक है, उनकी सर्विसेज़ को कितनी आसानी से पहुँचा जा सकता है, ठीक है? कस्टमर एक्सेसिबिलिटी, ठीक है? तो जैसे नज़दीकी ब्रांच, एटीएम, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट या कस्टमर केयर के ज़रिए। तो आसान भाषा में मैं अगर बात करूँ, तो ग्राहक को बैंकों की सेवा कितनी आसानी से मिल सकती है, उसे कस्टमर एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। डिजिटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि बैंक या कंपनी ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी उसकी कितनी क्षमता है, जैसे मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब। तो किसी बैंक की डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सेवाएँ कितनी मजबूत है, उसे ही हम कहते हैं डिजिटल स्ट्रेंथ। तो अब आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे कौन से बैंक ने, पब्लिक सेक्टर बैंक ने यहाँ पे टाई अप किया है जनरली इंश्योरेंस के साथ, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैप इन्वेस्टमेंट बाय बैंक एनबीएफसी एट हाउ मच परसेंट ऑफ कॉर्पस ऑफ एआईएफ, ठीक है? एआईएफ स्कीम। तो याद रखिए ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, देखिए, आरबीआई का नियम क्या कहता है? आरबीआई का नियम कहता है कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ किसी एक एआईएफ स्कीम में ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। एआईएफ का मतलब क्या होता है? एआईएफ का मतलब होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है? तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब लिमिट तय की गई है। एक बैंक या कोई एनबीएफसी किसी एआईएफ स्कीम के कुल फंड, मतलब उसका टोटल जो फंड होता है, कॉर्पस होता है, ठीक है? उस कॉर्पस ठीक है, उस फंड का ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है? तो और सभी बैंक या कोई और एनबीएफसी मिलकर किसी एक एआईएफ स्कीम में 20% ही पैसा लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कितना रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज़ किया है, तो वो है ओनली 20%, ठीक है? अब आसान भाषा में समझो कि आरबीआई ने लिमिट लगा दी है कि बैंक और एनबीएफसी अब किसी एक इन्वेस्टमेंट फंड में ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते। एक अगर इंस्टीट्यूशन हो तो वो 10% तक, और सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक, ठीक है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। इन अक्टूबर 2025 एमिरेट्स नॉन डेवलपमेंट, ठीक है, एमिरेट्स एनबीडी बैंक एक्वायर कितना प्रतिशत स्टेक किया है आरबीएल बैंक थ्रू द प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर ऑफ वर्थ 26,850 करोड़। तो याद रख लीजिए, स्टेक भी जब सोते हैं इंटरनेशनल बैंक्स में तो ये भी पूछे जाते हैं, तो वो है 60%, 60% आरबीएल बैंक। मेंशन द बैंक दैट पार्टनर विथ एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन अक्टूबर 2025 फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये शब्द क्या होता है? बैंक इंश्योरेंस, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर काम करते हैं, यानी बैंक अपने ग्राहकों को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम बैंक इंश्योरेंस, ठीक है? जब बैंक अपने ग्राहकों को इंश्योरेंस कंपनी के बीमा या कोई पॉलिसी बेचता है, तो उसे भी हम यही कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचना है, तो वो क्या करेंगे? बैंक का इंश्योरेंस, ठीक है, ये कहलाएगा। तो कौन सा है भाई? तो उसका सही उत्तर है सीएसबी बैंक लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर मंथ में एचएसबीसी होल्डिंग
प्लीज पार्टनर विद डैश टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल फर्स्ट ग्लोबल मर्चेंट, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ठीक है, तो ये किसके साथ पार्टनर हुआ है, तो ये हुआ है जस्ट जुस पे, ठीक है, जुस पे, याद रखिए जुस पे इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करते हैं, नेम द फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म दैट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन टाइटल लक्ष्मी पे इन अक्टूबर 2025। तो इसका सही आंसर है लक्ष्य पे इंडिया, ठीक है, लक्ष्य पे इंडिया। आगे बात करते हैं, विद स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विद गेट पे इन अक्टूबर 2025 टू डिप्लॉय इट्स नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट स्विच वेगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, मतलब ए बी सी, थर्ड ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपका सही है। ओके, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक इंश्योरेंस कंपनी दैट लॉन्च द जन सुरक्षा प्लान 880 एंड बीमा लक्ष्मी प्लान 881 इन अक्टूबर 2025। तो सबसे पहले समझो कि ये क्या चीज है। देखो, आपको फोटो में दिख रहा है पैसा और एक अंडर द अम्ब्रेला परिवार। तो अगर 880 जन सुरक्षा एलआईसी की बात करें तो एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, मतलब अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को रकम मिलेगी। इसमें सिर्फ सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, बचत नहीं। और एलआईसी बीमा लक्ष्मी की अगर बात करें तो ये सेविंग प्लस प्रोटेक्शन, ठीक है, सेविंग प्लस प्रोटेक्शन की एक स्कीम प्लान है, यानी इसमें सुरक्षा के साथ साथ बचत भी होती है और महिलाओं के लिए खास तौर पे ये बनाई गई है, ठीक है। तो जन सुरक्षा प्लान सिर्फ सुरक्षा देता है, जबकि बीमा लक्ष्मी प्लान सुरक्षा के साथ साथ बचत भी देता है, और ये महिलाओं के लिए खासकर है। तो भाई सिंपल सी बात है, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी ने इसको लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं, मार्क द revise growth forecast for India for financial year 2025-26 financial year 2026 as projected by International Monetary Fund in its October 2025 World Economic Output Report, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6.6% का हमें यहाँ पे ग्रोथ फोरकास्ट बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आईएमएफ द्वारा। आगे बात करते हैं, फाइंड आउट द डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस इन जापान आफ्टर एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड sign a memorandum of understanding MOU with Nippon Telegraph and Telephone Data in October. So the correct answer is Unified Payment Interface. Okay, चलो अब आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। Which organization has re-elected Mahavir Lonawat as its chairman for a second consecutive 2-year term effective from October 2025? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट। तो थोड़ा-सा गौर यहाँ पे फरमाइए और देखिए कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो, रिटेल इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है जब कोई गुड्स और उसकी सर्विसेज की कीमत आम लोगों के लिए बढ़ जाती है, तो उस कीमत बढ़ने की जो दर होती है, रेट होती है, ठीक है? उस दर को रिटेल इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, ठीक है? समझो कि जब अब रोज़मर्रा के सामान जैसे खाना, कपड़े, बिजली, किराया ये महँगे होते हैं तो उस कीमत को जो बढ़ती है, उस कीमत को ही हम कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन रेट, ठीक है? अब भारत में इसे सीपीआई इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है, जिसे कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? ओके, तो ये होता है आपका इम्पोर्टेंट। तो व्हाट वाज़ इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन रेट व्हिच फेल्ड टू 99 मंथ डाउन, मतलब कम गया है, ठीक है। ये एनएसओ ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत रिपोर्ट आई है, तो बताया है कि 1.54%, ठीक है। ओके, इन अक्टूबर 2025 Dash partnered with National Payment Corporation of India (NPCI) to launch India's first wearable payment ecosystem through the Rupee-enabled device Ring। तो एक ऐसी अंगूठी जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाई गई है इंडिया की पहली स्मार्ट रिंग फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इन पार्टनरशिप विद एनपीसीआई, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज अ म्यूस वेरेबल्स, ठीक है, याद रखना। आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर है दैंस कैट्स, ठीक है। तो याद रखिए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहाँ के है हेड, आईएमएफ, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है डैन कैट्स। अजय बांगा कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, नेम द बैंक दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्लोबल फाइनेंस एज एशियाज सेफेस्ट बैंक फॉर 17th consecutive year in its वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक इन एशिया 2025 रिपोर्ट रिलीज इन अक्टूबर 2025। तो वर्ल्ड का सेफेस्ट बैंक कौन सा है एशिया में, वो है डीबीएस बैंक। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेम द पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी दैट लॉन्च इन अक्टूबर 2025 इंडियाज फर्स्ट बिजनेस फोकस्ड ई रूपी वाउचर इशुएंस प्लेटफॉर्म टू हेल्प एंटरप्राइजेस मैनेजर देयर एक्सपेंसेस यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सॉरी इकोसिस्टम। ओके, तो ये
किसके द्वारा लाया गया है? कौन-सी पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है? तो वो है ऑटोपे, ठीक है? याद रखिए ऑटोपे। अगला प्रश्न, हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम March 3, 2026 as announced in October 2025? And the correct answer is Sanjay Kumar Hansda. Okay. Identify the small finance bank that partnered with Par America Life Insurance Limited in October 2025. इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है टू एक्सपांड इट्स, फिर अगेन वो इंश्योरेंस वाली बात आ गई, अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड एनहांस एसेस टू लाइफ इंश्योरेंस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो कौन है? इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट? इन्होंने प्रा अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है। 18 राज्यों में ये अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को प्रचार प्रसार करेंगे। आगे बात करते हैं, ठीक है। Where did Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited India launch its new HSBC Innovative Banking Platform in October 2025, along with the commitment of $1 billion in non-dilutive debt funding to support Indian startups? अभी non-dilutive debt funding क्या होता है? समझो, यहाँ पे non-dilutive debt funding का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी बिना अपने शेयर बेचे पैसे जमा करती है, यानी कर्ज लोन लेकर, ठीक है? अब इसमें कंपनी की ओनरशिप मतलब मालिकाना हिस्सा घटता नहीं, बस ब्याज के साथ-साथ लोन चुकाना होता है। आसान भाषा में समझो, जब कंपनी लोन लेकर पैसा जमा करती है और अपने शेयर नहीं बेचती, तो उसे नॉन डायलेटिव डेब्ट फंडिंग कहते हैं। जी हाँ, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर पूछा है प्रश्न तो उसका जवाब है मुंबई, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हांगकांग शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया ने लॉन्च किया है अपना एचएसबीसी का इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ओके, चलो। वर्ल्ड बैंक ने अपनी बाय एनुअल रिपोर्ट में कहा है, साउथ एशिया अपडेट अक्टूबर 2025 में जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड, राइज इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP growth forecast for financial 2025-26 to what percent? The correct answer is 6.5 percentage. Okay, चलो। Reserve Bank of India cancelled the banking license of which urban cooperative bank in October 2025 due to poor financial position and failure to comply with regulatory norms. The correct answer is जीजा माता महिला सहकारी बैंक, जो कि महाराष्ट्र में यहाँ पे है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लॉन्च विच हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन अक्टूबर 2025 विच ऑफर्स कस्टमर ओवर 50 कस्टमाइजेबल कवरेज ऑप्शंस। तो करेक्ट आंसर इज हेल्थ अल्फा। याद रखिए, एसबीआई क्लर्क मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। नेम द न्यू सब्सिडरी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही 3 स्टार क्वेश्चन है। नेम द न्यू सब्सिडरी लॉन्च बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया in October 2025 to boost payment innovation and financial technology fintech development in India. So the correct answer is आपका ऑप्शन नंबर 3 which is NPCI Tech Solution Limited. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिंक भारत कनेक्ट विथ व्हिच प्लेटफॉर्म? ओके, प्लेटफॉर्म के साथ कौन से प्लेटफॉर्म के साथ भारत कनेक्ट को कनेक्ट किया गया है अक्टूबर 2025 में? वो फैसिलिटेट करेगा डॉलर ट्रांजैक्शन फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स। इसका सही उत्तर है एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म। समझते हैं एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म क्या है। अब देखो, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ताकि लोग और छोटे रिटेल यूजर्स आसानी से जो विदेशी मुद्रा है जिसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, खरीदी या बेच सकते हैं। इसका मकसद क्या है? लोगों को बेहतर रेट्स मिलेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेंगे और सीधा कनेक्टेड रहेंगे बिना किसी एजेंट के दखल के। ठीक है? तो एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बना एक सिस्टम है जहाँ पे आम लोग और छोटे बिजनेसमैन सीधा ऑनलाइन डॉलर जैसे विदेशी करेंसी खरीद या बेच सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि एक सेबी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन दैट collaborated with Securities and Exchange Board of India to develop validate UPI handle and SEBI checks initiative launch in October 2025 to strengthen investor payment security। सिक्योरिटी की बात हो रही है, मजबूत यहाँ पे ताकत देने की बात हो रही है इन्वेस्टर्स को, ठीक है? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सेबी के साथ टाइप किया? वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत यूपीआई चलता है। तो अब समझो कि वैलिडेट यूपीआई हैंडल्स क्या होते हैं और सेबी चेक्स क्या होते हैं। मेरे बातों पे ध्यान और गौर फरमाइए। देखिए, ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों ही सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जी हाँ। तो जो इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए यहाँ पे शुरू किए गए 2 प्लेटफॉर्म्स है। वैलिडेट यूपीआई हैंडल्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई इन्वेस्टर्स आईपीओ या शेयर खरीदने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करता है, तब सेबी का ये सिस्टम यूपीआई आईडी सही है, असली है या नहीं है, ये पहले वेरीफाई करता है। इससे फ्रॉड या गलत पेमेंट का खतरा कम हो जाता है। सेबी चेक इनिशिएटिव की बात करें तो इसका मकसद होता है कि जागरूक करना, ठीक है? जागरूक करना, ठीक है? जागरूक करना
कि वो किसी फर्जी या अनअधिकृत, ठीक है, इस कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं करने कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स सेबी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि कंपनी एडवाइजर रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आसान भाषा में समझो कि वैलिडेट यूपीआई हैंडल निवेश में सुरक्षा पेमेंट के लिए है और सेबी चेक इनिशिएटिव निवेशकों के लिए फर्जी कंपनियों से बचाने के लिए है, राइट? तो ये मैंने आपको बताया है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज ग्रांट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in October 2025 for the asset and loan financing of non-banking financial companies। तो यहाँ पे समझो कि ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेटस होता है। अब देखो, ये एक मान्यता है, एक स्टेटस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी रेगुलेटर द्वारा दी जाती है, ताकि जब कोई संस्था अपने सेक्टर के सदस्य को खुद रेगुलर या मॉनिटर करता है। समझो, मैं इसका पहले आंसर बता देता हूँ। और एक फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ग्रांट किया है एसआरओ स्टेटस। अब अगर फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को एसआरओ स्टेटस मिला है, मतलब क्या होता है कि आरबीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दे रही है अपने क्षेत्र में, जैसे वो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, फिनटेक कंपनी हो, माइक्रो फाइनेंस हो, तो इसमें ये कंपनी काम करती है, ठीक है? और इसके अंदर या इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों के लिए नियम बनाती है, ठीक है? आसान भाषा में और समझो कि जब आरबीआई किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये अधिकार देता है कि वो अपने सेक्टर की कंपनियों को एक वॉच रखे, निगरानी रखे, ठीक है? निगरानी खुद करे और नियमों का पालन करवाए, उसे कहते हैं हम सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस। ओके, आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कि आरबीआई ने किसे हाल ही में एसआरओ ग्रांट किया है, वो किया है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाना या मेरी टेक्निक अच्छी लगती है या अगर कोई इंप्रूवमेंट सर आप मुझे बताना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताइए। एंड हाँ, टेलीग्राम पे जाना है आपको, इस लेक्चर की पीडीएफ वहाँ पे बिल्कुल मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको वहाँ पे जब भी ये 2 लेक्चर कंप्लीटली अपलोड हो जाएँगे, वैसे तो आपके ऊपर है, जितने जल्दी आप लाइक्स करेंगे, जितने जल्दी 100 लाइक्स हो जाएँगे, उसके बाद फटाक से दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा। लेकिन आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। हाउ मच लोन अमाउंट वाज़ अप्रूव्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडोर मेट्रो जो प्रोजेक्ट है रेलवे का, मध्य प्रदेश में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो कितना अमाउंट आया है? तो वो है 190 मिलियन यूएस डॉलर्स का दोस्तों, ठीक है? 190 मिलियन यूएस डॉलर्स का। ओके, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम आईआरडीआई कहते हैं। मुझे बताइए कि आईआरडीआई के चेयरमैन कौन है कमेंट बॉक्स में। 2025 फॉर कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस। तो देखो, कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस क्या होता है? देखो, यह एक लाइसेंस होता है जिसे आईआरडीएआई किसी बैंक या कंपनी को देता है, ताकि वो एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट बेच सके, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या दोनों। तो किसको दिया है? तो वो है फटाक पे इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। पहले कंपनियां सिर्फ एक टाइप का इंश्योरेंस बेच सकती थी, लेकिन कंपोजिट लाइसेंस जिसके पास है वो दोनों टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं, ठीक है? आसान भाषा में और समझो कि जब किसी बैंक या कंपनी को लाइफ और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों बेचनी है, तो इसकी अनुमति कब मिलती है? जब आपके पास कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आरबीएल बैंक लिमिटेड हैज recently in September 2025 entered into a strategic bank insurance partnership with a insurance company to distribute its life insurance product। तो जी हाँ, किसके साथ यहाँ पे इन्होंने टाई अप किया है? वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, इन सितंबर 2025 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed the penalty of Rs rupees 31.8 lakh on which bank for its non compliance with direction on priority sector lending targets and classification। तो हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि नॉन कॉम्प्लायंस विद डायरेक्शन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो लास्ट में लाइन लिखी है, इसका मतलब होता है कि जब कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तय किए गए नियमों का पालन नहीं करता, अपनी मनमानी करता है, ठीक है? जैसे कि उसको जो कितना लोन देना है किसानों को, ठीक है? छोटे व्यापारियों को कितना लोन देना है, गरीबों की शिक्षा का क्या नियोजन करना है, ठीक है? तो ये जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, उनमें अगर कोई गड़बड़ी करता है, तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइन लगाता है। तो 31.8 लाख का किसके ऊपर फाइन लगाया गया है? ये लगाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का, ठीक है? अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर बैंक के लिए एक टारगेट तय किया गया है, जैसे कि कुल लोन, मतलब अगर 40% है, तो इतना ही पैसा इन सेक्टरों को देना ज़रूरी है। अगर बैंक ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता या गलत रिपोर्ट देता है, तो इसे नॉन कॉम्प्लायंस कहते हैं। आसान भाषा में और समझो कि जब बैंक गरीब, किसान या छोटे बिज़नेसमैन जैसे ज़रूरी सेक्टर्स को
लोन देने का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टारगेट होता है बैंक पूरा नहीं करते तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उन पे पेनल्टी लगाता है। इसे कहते हैं नॉन कॉम्प्लायंस विद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जी हाँ, तो आपने यहाँ पे समझ गया है। ठीक है? अगला जो आपके सामने दोस्तों ये प्रश्न है इन सितंबर 2025 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च न्यू स्कीम नेम्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन एमिंग स्ट्रेंथनिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडिया। तो किसने लाया है? ये है आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सिडबी। ठीक है? ओके। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। इन सितंबर 2025 डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम। ठीक है, इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग स्कीम्स के फॉर थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 फ्रॉम अक्टूबर 1 2025 टू दिसंबर 2025 31। तो मैच द पेयर करना है आपको। ठीक है, तो अगर मैं इसका सही उत्तर आपके सामने बताना चाहूँ तो देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा है। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर फिफ्थ। तो इसका जो है ये है अ, 8.2 ठीक है परसेंट 8.2%। तो वैसे ही अगर हम अन्य दूसरे सेक्टर की बात करें तो किसान विकास पत्र जो है उसके लिए इंटरेस्ट रेट कितना रखा गया तो उसके लिए रखा गया दोस्तों वो रखा गया है 7.5% का। उसके बाद अगर बात करें हम तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए रखा गया 7.1%। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है इसके लिए कितना यहाँ पे फंड रखा गया है तो इसके लिए रखा गया है सुकन्या समृद्धि योजना के लिए इसके लिए 8.2 ठीक है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल सर्विस सेविंग्स सर्टिफिकेट जो है उसके लिए आपको लाया गया है 7.7%। तो ऑप्शन नंबर 5 इज योर करेक्ट आंसर दोस्तों। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के जो आते हैं आपके पास। उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट इन सितंबर। तो आशीष पांडे और कल्याण कुमार ये अपॉइंट हुए हैं। जी हाँ, आगे बात करते हैं व्हाट इज द इंडिया जीडीपी इन बोथ फाइनेंशियल ईयर। फोरकास्ट किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उनकी रिपोर्ट में जिसे कहते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ग्रोथ स्लो एज न्यू ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट टेक शेप सितंबर 2025। इसका सही उत्तर है 6.5%। जी हाँ, इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड कंपनीज डिड सॉरी PhonePe Private Limited launched an exclusive tap and pay feature in September 2025 for the company card holders। तो सही है मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2025 की बात हो रही है। एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ जिसने लॉन्च किया भारत का पहला गोल्ड बैक्ड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई पेमेंट इंटरफेस एमिंग टू सिंप्लीफाई वर्किंग कैपिटल एसेस बिजनेस ग्रोथ फाइनेंसिंग एंड अर्जेंट लिक्विडिटी नीड्स। तो वो किस फ्री चार्ज के साथ पार्टनरशिप किया गया है। हम बात करते हैं नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक दैट साइन को लेंडिंग एग्रीमेंट विथ इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड एनबीएफसी इन सितंबर 2025 टू प्रोवाइड स्मॉल बोरोवर्स विद इजियर एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो छोटे बोरोवर्स होते हैं ऑन गोल्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका जो है सही उत्तर होने वाला है। राइट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द सेक्शन ऑफ कंपनीज हमने जो पहले पढ़ा था। ठीक है, सेक्शन 8 जो मैंने आपको आसानी से वीडियो की शुरुआत में समझाया तो वो है आपका कंपनीज एक्ट अंडर 2013 मैंने बोला था अंडर विच द एंटिटी मस्ट बी रजिस्टर्ड एट नॉन प्रॉफिट। तो इसका पूछा है सेक्शन 8। ठीक है, इसको सेक्शन 8। आगे बात करते हैं व्हाट डज एब्रिविएशन केवाईसी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर स्टैंड फॉर एज पर द रिजर्व बैंक। देखिए केवाईसी का फुल फॉर्म पूछा है जिसका पूरा आपको स्टैटिक में पूछा जा सकता है तो नो योर कस्टमर अपने कस्टमर को जानिए। उसके बाद कहते हैं हम द बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। याद रखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी ठीक है प्लेटफॉर्म जो होता है IRDAI। तो बीमा सुगम जो प्लेटफॉर्म है जिसे इंडिया यूपीआई इंश्योरेंस भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड टू गो लाइव बाय दिसंबर 2025। इसका एम है कि यूनिफाई इंश्योरेंस सर्विस अंडर अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। यू का मतलब क्या होता है तो ये होता है आपका यूनिफाइड। तो अगर बात करें तो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म की ये IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे लोग सभी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट आसानी से एक जगह देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? सब पॉलिसी एक ही जगह उपलब्ध होंगी, प्राइस और कवरेज की कंपैरिजन एक साथ होंगे, सीधे ऑनलाइन खरीदने की प्रक्रिया होंगी। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां आप अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी देख सकते हो और तुलना कर सकते हो। अगर मेंस में क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो ये जो मैं बोल रहा हूँ मुँह से यहाँ से भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो और इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
RBI has issued revised norm for claim settlement related for deceased bank customers, mandating the bank must complete their process within what specific time frame, ठीक है? तो जो भी लटके हुए अनक्लेम सेटल्ड होते, अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं, उनका सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पे 15 दिनों की यहाँ पे मुदत दी गई है, टाइम दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर बात करें, जी हाँ, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, new guideline PDI issue in foreign currency of rupee denominated bond overseas can now be included in AT1 capital up to what maximum percentage of risk weighted assets, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले समझो कि रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज क्या होता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो ये वो बॉन्ड्स है जिन्हें भारतीय कंपनी विदेशों में जारी करती है, लेकिन रुपीज में। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर विदेश में रहते हुए भी रुपयों में निवेश कर सकता है। इसका फायदा जो फॉरेन की करेंसी होती है उसका जोखिम कम होता है, और भारत के बाहर भी कंपनियां भारतीय रुपए में भी डील कर सकती है, ठीक है? विदेश में जारी किए गए बॉन्ड लेकिन रुपए में, ताकि निवेशक विदेश से भी निवेश कर सके, ठीक है? अगर देखो वो डॉलर्स में करेगा तो भाई वहाँ रिस्क हो जाती है, ठीक है? कम ज़्यादा हो गया पैसे की वैल्यू, ये सब। अब बात करते हैं कि ये जो AT1 कैपिटल क्या है, एडिशनल टायर 1 कैपिटल। अब ये बैंकिंग दुनिया का एक स्पेशल तरह का कैपिटल है, जिससे बैंक अपनी जो इकोनॉमी पैसे होते हैं उसमें जोड़े रखती है, ताकि जब भी बैंक संकट में हो, ठीक है? तो वहाँ से वो पैसा निकाल सकते हैं। अब ए 81 कैपिटल का क्या खास बात है? देखिए, बैंकों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। क्राइसिस या नुकसान के समय बैंक को इससे राइट ऑफ कर सकते हैं, या बॉन्ड या शेयर्स जैसा होता है, लेकिन जोखिम थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 81 कैपिटल बैंकों के पास एक एक ऐसा अतिरिक्त पैसा है जो मुश्किल समय में बैंकों को बचाने में काम आता है। ओके, ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, लेकिन इसका उत्तर है 1.5%, ठीक है? 1.5%। आगे बात करते हैं, मेंशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट साइन एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इन जून 2025 टू प्रमोट सेफ एंड सिक्योर यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन डेवलपिंग कंट्री। सो द करेक्ट आंसर इज अगेन अजय बांगा, यहाँ पे दिख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया है। इन जून 2025 इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद विच, तो वो है एडलेविसिस, प्रोनाउंस थोड़ा कर लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है? ओके, तो ये क्या ऑफर करेगा? लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन, ठीक है? लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन ये ऑफर करने जा रहा है अपने बैंक के कस्टमर्स को। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन हाईलाइट हो रही है ग्रीन में, ग्लोबल साउथ फॉर ग्रीन इन्वेस्टमेंट। देखिए अकॉर्डिंग जून के भी यहाँ पे बैंकिंग, तो ऐसा मत समझिए कि ये वीडियो सिर्फ अगस्त मतलब सितंबर अक्टूबर को फोकस, मेजरली सितंबर अक्टूबर, बट अगेन जून जुलाई एंड अगस्त की आपको पार्ट 2 में भी कुछ तक क्वेश्चंस दिखेंगे, एंड मेजरली फोकस तो अक्टूबर और सितंबर को किया ही है। अकॉर्डिंग टू जून 2025 बुलेटिन रिपोर्ट रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, in which India emerged to be the top destination in the global south for greenfield investment. What is the total India received in greenfield investment in digital economy sector between 2020 to 2024? इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों 114 बिलियन यूएस डॉलर्स। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना नया प्लांट, फैक्ट्री या प्रोजेक्ट लगाती है, तो उसे पूरी तरह से नई शुरुआत के साथ बनाया जाता है। अब अगर बात करो तो ये पहले से कोई बनाते नहीं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करते तो पहले से तो किसी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं होगा। इसमें नई ज़मीन, नई मशीनें और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इसका फ़ायदा क्या होता है कि देश में नई नौकरियाँ, नई टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकल बूस्ट आता है। तो जब कोई कंपनी पूरी तरीके से नई फैक्ट्री या नया प्रोजेक्ट भारत में बनाती है, तो उसे कहते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। आशा करता हूँ आपको मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन और जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, उसके साथ-साथ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेवेंट लग रहे हैं एंड इन्फॉर्मेशन समझ रही है। तो बस इसी एफर्ट के लिए दोस्तों, जाते-जाते जब वीडियो अब हम अंत में आ ही गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट ज़रूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा है, एंड हाँ, आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमसे नए जुड़े हैं, तो यहाँ पे एक बटन होती है सब्सक्राइब की, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए, ओके? आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कंट्री दैट इन अगस्त 2025 स्क्रिप्टेड हिस्ट्री विथ लॉन्च, क्या लॉन्च किया है? रायत बैंक, द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड बैंक डेवलप्ड फॉर लोकल यूजर। तो कौन सा शहर है भैया? मलेशिया, ठीक है? मलेशिया सिटी है, ठीक है? तो मलेशिया ने कर दिखाया है वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर बैंक, बैंक डेवलप किया है लोकल यूजर्स के लिए, जिसका नाम है रायत, RYT। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, इन अगस्त 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड डैश एज द सोल ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑफ स्टेक इन 4 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो वो है आपके गोल्डमैन सैच्स, ठीक है? ओके, डाइवेस्टमेंट, ओके। चलो, मेंशन द नेम ऑफ गोल्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च बाय साउथ इंडियन बैंक
SIB in August 2025 that is designed to offer क्विक लोन एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू क्रेडिट फॉर कस्टमर्स। तो क्या है वो नाम? वो है SIB गोल्ड एक्सप्रेस। SBI नहीं, SIB आपको फंसाने के लिए SBI भी दे सकता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। ओके, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट अपॉइंटेड इन अगस्त 2025 विश्वास पटेल एज द चेयरमैन ऑफ फॉर द 2025-27 टर्म। किस चीज के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है? वो है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं PCI। ऑन अगस्त 2025 22 अगस्त को जापान ने इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जिसे JICA कहते हैं अनाउंस किया है कितना इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड विथ एन एम टू बूस्ट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दैट आर एंगेज इन ग्लोबल सप्लाई चेन अक्रॉस द एशिया एंड अफ्रीका। ओके, तो ये क्या है, कितना पैसा किया है? 40 मिलियन US डॉलर्स का। इन अगस्त 2025 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ न्यू फ्रेमवर्क टू ऑनबोर्ड किसके लिए? हाँ, यहाँ पे किया है कोऑपरेटिव बैंक्स तो दैट इनेबल्ड देम टू डिलीवर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। According to report released by which of the following August 2025 the Indian economy may have recorded a growth rate around 6.8% to 7% in first quarter April to June of financial year 2025 to 2026। तो इसका जो सही उत्तर है वो है SBI की रिसर्च में ये पता हमको चला है। ओके, तो SBI ने ये अपनी रिसर्च लाई है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन अगस्त 2025 इंडियाज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, भारत की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसे ICRA कहते हैं लिमिटेड। इन्होंने इंडिया की GDP का एक प्रोजेक्शन दिया है। ठीक है, व्हाट परसेंट? ठीक है, तो इनका जो है अनुमान वो है 6.7%। ठीक है, इनका नाम है ICRA लिमिटेड। ओके, आगे बात करते हैं। मेंशन द बैंक दैट बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक टू माइग्रेट इट्स कॉर्पोरेट वेबसाइट। ठीक है, टू सिक्योर बैंक। ठीक है, .bank.in ये वेबसाइट सबसे पहले अपना बैंक वेबसाइट सिक्योर करने वाली कौन सी बैंक बन गई है पब्लिक बैंक? वो बनी है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। ओके, तो भारत में फिलहाल आप देख सकते हैं 12 गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, याद रख लीजिए, कभी कभी सेटिंग में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। In August 2025, Export-Import Bank of India (Exim Bank) signed a dash commercial credit line agreement with Africa-based ECOWAS Bank for Investment Development (EBID) to support developmental project across Africa. So the correct answer is option number 3, which is 40 million US डॉलर्स। अगर बात करें कमर्शियल क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई बैंक या फाइनेंशियल कंपनी किसी भी व्यवसाय मतलब कंपनी बिजनेस को पैसे उधार देने का यहाँ पे एग्रीमेंट करती है, तो उसे कहते हैं क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट। अब अगर एक बात करूँ तो एक सीमित समय, ठीक है, क्रेडिट लिमिट तय करती है कि कंपनी कितनी रकम उधार ले सकती है। कंपनी इस पैसे को जरूरत के मुताबिक बार बार इस्तेमाल कर सकती है। जो आपका ब्याज होता है और भुगतान की शर्तें होती है वो पहले से ही तय होती है। मतलब जब बैंक किसी कंपनी को मतलब जब बैंक किसी कंपनी को पैसे की लिमिट तय करता है, उधार देता है, तो उसके लिए नियम लिख कर देती है, उसे कहते हैं कमर्शियल क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे कितना हुआ है? ठीक है, इकोस बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, और एक्सिम बैंक के बीच में वो है 40 मिलियन US डॉलर्स का। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप यूपीआई के जो ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड SBI की यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है। तो देखिए क्या है, सभी आपके उत्तर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर A एंड C सही है। ठीक है, A एंड C सही है। तो टॉप पे देखो, अगर मैं बोलूँ तो महाराष्ट्र मेजोरिटी रहता है, तेलंगाना रहता है, तो उत्तर प्रदेश ने टॉप नहीं किया है और ऑप्शन नंबर ए एंड सी ही सही है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द एवरेज डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन इंक्रीज फ्रॉम 75,743 करोड़ जनवरी से में जुलाई में कितना हुआ है? 80,919 करोड़ का। और बात करें अगस्त की, बात करें तो वो अब चला गया है 90,000 करोड़ के ऊपर। तो ये सही डेटा है। एज पर द रिपोर्ट SBI इमर्ज द टॉप रेमिटर बैंक। ठीक है, जी हाँ, ये हुआ है। तो लेकिन अब अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हमको अक्टूबर का डेटा पूछे तो देखिए, इन अक्टूबर 2025 फिगर रिफ्लेक्ट रिमार्केबल ग्रोथ अक्रॉस ऑल मेट्रिक्स। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना हुआ है? 27.28 लाख करोड़। ठीक है, अगर बात करें तो प्रीवियस हाई ट्रांजैक्शन जुलाई के मंथ में 19.47 बिलियंस के हुए हैं। तो ये थी आपकी एक हाईलाइट। ठीक है, ये हाईलाइट्स है। ठीक है, कि कितना यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट की बात करें, ट्रांजैक्शंस की बात करें, आपका वैल्यू हो गया, कितने ट्रांजैक्शन पर डे हो रहे हैं, कितना टोटल डेली एक्सचेंज हो रहा है, ये सब यहाँ पे आपके स्लाइड में दिया है। ये डेटा को प्लीज देखिए, नोट्स बना लीजिए। ओके, तो दोस्तों ये थी
आज की हमारी पार्ट 1 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज़ का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो जल्दी ही आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हाँ, आपको हमारे एफर्ट, हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जी हाँ, आपको ये सीरीज़, आपको वीडियो, आपको ये एफर्ट बहुत पसंद आया है। प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है, जहाँ से आप अपनी पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। एंड हाँ, आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने मंथली करंट अफेयर्स कराए हैं कवर, तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे दे रखी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएँगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि ऐसे ही आने वाले एग्ज़ामिनेशंस के लिए वीडियो आप तक पहले क्लिक पे पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड कीप हार्ड, कीप फाइटिंग, सक्सेस आप ही का है। थैंक यू वेरी मच।